Hello everyone, I welcome you all in my साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन नंबर 8 और यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 में आज जो शुरू करेंगे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी, ये टॉपिक को देखेंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस इसके ऊपर ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने कर दिया है, उसका लिंक यहाँ पे आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेल में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो एंटीजन होता क्या है? Antigens, any substance which when introduced permanently into the body stimulates the production of antibody specifically। तो ये एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, एंटीजन। और एंटीजन बेसिकली यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल होता है जो कि हम लोग के होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, और उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है जो कि उस स्पेसिफिक एंटीजन नॉन सेल्फ वाले को बाइंड कर दे और उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो वही लिखा हुआ है कि जब अंदर जाएगा बॉडी के तो वो प्रोड्यूस करेगा या एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इन्हांस करेगा या उसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है, दिस इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन दैट इट हैज़ गॉट फ्रॉम गॉड बट सम एक्सेप्शन आर देयर। पोलियो वैक्सीन जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और सम एंटीजन में नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये 2 एक्सेप्शन है। स्पेसिफिसिटी इज द हॉलमार्क ऑफ ऑल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड करेगा, दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट में दूसरा एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगा, या फिर सेम एंटीजन में दूसरे एंटीबॉडीज बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ओके, फंक्शन ऑफ एंटीजन, इम्यूनोजेनेसिटी, इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इम्यूनोजेनेसिटी। अगर कोई एंटीजन मेरे बॉडी के अंदर गया, इसको ए चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जब गया तो ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? सम स्पेसिफिक रिएक्शन विद एंटीबॉडी एंड सेंसिटाइज सेल्स, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, या फिर ये प्लाज्मा सेल से भी पहले किस में कन्वर्ट, किस फॉर्म में रहेंगे? बी सेल्स में। बी सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये करने के लिए इस बी सेल्स के रिसेप्टर पर एंटीबॉडी बाइंडिंग के एग्जाम्पल लगे रहेंगे। कोई भी एंटीजन इसके ऊपर में बाइंड कर जाएगा तो उसी के जैसा आइडेंटिकल कॉपीज बनाना शुरू करेंगे। ये उसी की तरह क्या करेंगे? आइडेंटिकल कॉपीज बनाना शुरू करेंगे, एक ही स्पेसिफिक टाइप का, मल्टीपल। होप सो ये क्लियर है। इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। बेस्ड ऑन दिस फंक्शन एंटीजन आर क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंटीजन और पार्शियल। कंप्लीट एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेंगे, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। और पार्शियल एंटीजन क्या होते हैं? हैप्टोन्स, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंटीजन। स्मॉल एंटीजन खुद ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते एंटीबॉडी, ये तभी प्रोड्यूस करेंगे जब इस हैप्टोन के साथ में कोई दूसरा बड़ा मॉलिक्यूल बाइंड करे। जनरली एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 5 किलो डाल्टन होना चाहिए। अगर 5 किलो डाल्टन से कोई छोटा मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन भी होगा, तब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो उसको अगर बहुत छोटा है और वो फॉरेन है तो इसको बोलते हैं हैप्टोन। और ये सपोज यहाँ पर इसका 2.5 किलो डाल्टन है, तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच कर दें तब ओवरऑल इसका मॉलिक्यूलर वेट 5 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो जाएगा। ये बड़े वाले को क्या बोल रहे हैं? कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। और हैप्टोन किसको बोल रहे हैं? छोटे वाले को। तो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स हो गया, अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो कॉम्प्लेक्स हैप्टेन वो होते हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं,
जिसमें 2 और मोर देन 2 बाइंडिंग एंटीबॉडी बाइंडिंग पॉकेट होता है। अब देखिए एंटीजन के ऊपर जो फॉरेन होता है उसके ऊपर के तरफ में कुछ बाइंडिंग पॉकेट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगा। इसको बोलते हैं एपिटोप। इसको क्या बोलेंगे? एपिटोप। और इसी पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जाकर बाइंड करेगा, सब जगह नहीं बाइंड करता। तो ये पॉलीवैलेंट हो सकते हैं, इसके बाइंडिंग पॉकेट 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हैप्टॉन। और अगर सिर्फ एक ही बाइंडिंग पॉकेट है, एक ही तरह के एंटीबॉडीज आके बाइंड कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सिंपल हैप्टॉन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन। क्या क्या क्लासेस हैं? तो 2 तरह का मेजर क्लासेस है। एक क्लासेस वो है जो टी सेल डिपेंडेंट होते हैं और एक होता है टी सेल इंडिपेंडेंट। टी सेल डिपेंडेंट का मतलब है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स या टीसी सेल्स का एमएससी के साथ में, एमएससी मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी क्लास 1 और 2 का हेल्प लेकर, एमएससी क्लास का लेकर इसका यूज़ हेल्प करके इसको टीसी सेल को एक्टिवेट कराया जाएगा। और दूसरा वाला है कि विदाउट टीसी सेल्स का हेल्प करके अगर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाए तो इसको बोलते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट। ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स पाथवे और नीचे वाला सिंपल पाथवे। Although antibody produced by B lymphocyte but it requires cooperation of T lymphocytes। खुद प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये कॉपरेशन चाहते हैं T lymphocyte। T lymphocyte इसको कॉपरेट करेगा तो ये और ज़्यादा फास्टर, मोर प्रोमिनेंट, मोर विगरसली ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। एंटीजन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पहला साइज़। Antigen is related to molecular size. Larger molecular will be high antigenic, whereas hapton are low molecular weight। तो जितना ज़्यादा molecular weight उतना more antigenicity या immunogenicity, ठीक है, more immunological response create करेगा। Antigenicity is directly proportional to degree of structure diverse। तो degree of diverse, structure diverse का मतलब है जितना complex structure उतना different type के antibodies आके bind करेंगे तो उतना ज़्यादा वो antibody का production कराएगा। ज़्यादा डिफरेंट टाइप के, तो एमाइनो एसिड के, क्योंकि एमाइनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन। उसके बाद मोनोसेक्राइड, क्योंकि ये रिपीट होते हैं, सिंगल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज का होगा, या डाइसेक्राइड है तो सिर्फ 2 के डिफरेंट के होंगे, तो ये सेकेंड मोर कॉम्प्लेक्स होगा आफ्टर एमाइनो एसिड। लिपिड सिमिलर होते जाएगा और न्यूक्लिक एसिड भी सिर्फ 4 बेसिस के होंगे डिफरेंट टाइप के, तो ये सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एंटीबॉडीज़ कौन बना सकता है? प्रोटीन, क्योंकि वो एमाइनो एसिड के बने होते हैं। अब आते हैं ससेप्टिबिलिटी। ओनली सब्सटेंस मेटाबोलाइज बाय टिश्यू एंजाइम टू एपिटोप फ्रेगमेंट पोटेंशियल टू प्रोड्यूस्ड एंटीजेंस। अब बहुत बड़ा कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरियल पैथोजन चला गया तो क्या सारे को रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं, उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक करेगा और उससे एपिटोप निकाल लेगा। एपिटोप मैंने बताया हुआ है, इस पैथोजन के सरफेस पर कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो कि एंटीजन बाइंडिंग है, तो इसको अगर अलग कर लिया जाए एंजाइम ट्रीटमेंट की वजह से तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड कर सकता है। पॉलीस्टाइरीन इज नॉट एंटीजेनिक, क्योंकि ये रिपीट से सेम मॉलिक्यूल का, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन ये रिपीट है आइडेंटिकल यूनिट का स्टाइरीन का। उसके बाद आ रहे हैं ऑल्सो एंटीजन रेपिडली ब्रोक डाउन डजंट शोज एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीजन रेपिडली ब्रोक डाउन एंड डज नॉट अलाउ एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी। तो ऑल्सो क्या होता है कि बहुत टाइम में एंटीजन ब्रेक डाउन कर जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को लॉस कर जाएंगे। ठीक है, उसके डी अमाइनो एसिड आर नॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी वेयर इज एल अमाइनो एसिड डू, सो इट्स प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। तो खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। फॉरेननेस, जितना ज़्यादा फॉरेन होगा उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना लेस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इसको डिस्क्राइब किया था एनरिच ने। नॉर्मल ह्यूमन कंटेन न्यूमेरियस एंटीजन एंड एंटीजन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस विच मे नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बट इंट्रोडक्शन इनटू ऑफ दिस इनटू अदर बॉडी, मेरे बॉडी में वो हो सकता है कि कोई एंटीबॉडीज ना प्रोड्यूस करे क्योंकि मेरा सेल्फ है और नॉन सेल्फ होना एक क्राइटेरिया है। नॉन सेल्फ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सेल। नॉन सेल्फ होगा तभी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम होगा। तो मेरे बॉडी में तो वो सेल्फ की तरह काम करेगा, लेकिन मेरा कोई सेल्स है
वो मेरे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरे के जाएगा तो वहाँ प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो फॉरेन हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इनटू अदर बॉडी प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दिस रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फॉरेननेस। एंटीजन फ्रॉम सेम स्पीसीज शोज लेस एंटीजेनिसिटी देन अदर। जैसे ह्यूमन का कम एंटीजेनिसिटी होगा, लेकिन ह्यूमन टू मंकी, ई कोलाई, फंजाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे तो ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। स्पेसिफिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं आप। एंटीजन शोज वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी, मेनली एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, स्पीसीज एंटी स्पेसिफिसिटी, आइसो, ऑटो, ऑर्गेन एंड हेट्रोजेनिक। तो सबको एक एक करके देख रहे हैं। जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर। इट मे बी ऑन डिफरेंट ग्रुप लाइक ऑर्थो, पारा और मेटा बेस्ड ऑन पोजीशन, स्पेशल अरेंजमेंट, डेक्स्ट्रो, लेवी और मेसो। तो यहाँ पर हो सकता है कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई केमिकल हो जहाँ पर NO2 और यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट हो। ऑर्थो ये पारा पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन, फिर ये पारा पोजीशन, फिर ये मेटा पोजीशन और फिर ये ऑर्थो। तो कहाँ पर ये एसोसिएशन है उसके बेसिस पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकें, जो एंटीजेनिसिटी हो सकता है। उसी तरीके से डेक्स्ट्रो रोटेट कि ये जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगा तो ये किधर रोटेट कर रहा है, डी फॉर्म या एल फॉर्म या दोनों का मिक्सचर, मेसोमेरिक फॉर्म। तो ये अलग अलग स्पेसिफिसिटी है, तो इसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ रहा है स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। ऑल इंडिविजुअल कंटेन्स स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजेंस। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्पीसीज अगर इन्फेक्शन करेगा तभी एंटीजन का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल इज सेंसिटिव टू हॉर्स सीरम विल बी सेंसिटिव टू अदर इक्विन बट नॉट विथ बोवाइन, क्योंकि ह्यूमन बोवाइन के क्लोज होगा, हॉर्स से दूर होगा। हो सकता है कि हॉर्स की वजह, हॉर्स जब का सीरम जब डाले तो ये ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करे कंपेयर टू बोवाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक स्पीसीज के अगेंस्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आ रहा है आइसो स्पेसिफिसिटी। एंटीजन फाउंड इन सम बट नॉट इन ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज। सेम स्पीसीज, जैसे ब्लड ग्रुपिंग ए बी ओ, ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। अब इसके बेसिस पर अगर ह्यूमन बीइंग को अलग अलग कैटेगराइज करें तो ये इनका स्पेसिफिसिटी अलग अलग होगा। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ या एंटीजन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। तो इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बेस्ड ऑन दिस इज द एग्जाम्पल, जहाँ पर एंटीजन फाउंड इन सम बट नॉट इन अदर। तो ए बी वाला को ए में नहीं डाल सकते और ए को बी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो ये विद इन ह्यूमन हो गया, विद इन स्पीसीज हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसो स्पेसिफिसिटी। अब आ रहे हैं ऑटो स्पेसिफिसिटी। सम टाइम ऑटोलोगस एंटीजन स्टार्ट शोइंग एंटीजेनिसिटी। ऑटोलोगस का मतलब सेम, मेरे बॉडी के सेल, लीवर के सेल्स ये एंटीजेनिसिटी नहीं शो करेंगे क्योंकि ये सेल्फ है, लेकिन सम टाइम कुछ गड़बड़ होने की वजह से ये नॉन सेल्फ और सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं और अपने ही वाले को ट्रीट करते हैं एज ए नॉन सेल्फ और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑटो स्पेसिफिसिटी। लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेजोग्रेन सिंड्रोम, ये ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी का गया। बस एंटीजन के बारे में इतनी बात करनी है। अब आ रहे हैं हम लोग एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज इम्यूनोलॉजिकल और ग्लाइकोप्रोटीन्स, दूसरा नाम है एंटीबॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको IG भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यानी ग्लाइकन पोर्शन और प्रोटीन दोनों होंगे। विच इज़ फॉर्म्ड वंस एंटीजेनिक स्टिमुलस, जब एंटीजन आएगा, फॉरेन आएंगे पार्टिकल्स, तभी ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में, बॉडी के सिक्रेशन या म्यूकस सरफेस पे। बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड देयरबाय इनएक्टिवेटिंग इट। तो एंटीजन को पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होगा एपिटोप, उसके साथ बाइंड करेंगे और इसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर ये बस इतना ही।
All antibodies are immunoglobulin, but all immunoglobulins are not antibodies. देखिए एंटीबॉडीज जो है इसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में बहुत सारे, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब है जो भी प्रोटीन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करे, तो उसको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो ब्लड में रहते हैं। लेकिन सारे ब्लड में सेल्स जो इम्यूनोलॉजिकल वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकते, जैसे मैक्रोफाजेस, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज का सबसे पहला आ रहा है गामा ग्लोबुलिन। इसको गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि ये जब ब्लड में रहेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन गामा टाइप के ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, गामा ग्लोबुलिन, तो इसी के अंदर आता है एंटीबॉडीज। ये 20 to 25% ऑफ सीरम रहते हैं। ये सॉल्युबल प्रोटीन है सिक्रेटेड बाय एक्टिवेटेड बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। ये मैंने बताया था कि पहले बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेंगे और फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग स्पेसिफिकली विथ दैट एंटीजन। ठीक है, ये नया नहीं है। अब आ रहे हैं स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लूपिंग पॉलीपेप्टाइड विच आर अटैच विद द डाइसल्फाइड, जिसमें 2 हेवी होंगे और 2 लाइट चेन होगा, इसलिए इसको 4 चेन बोल रहे हैं। और ये एक मिलकर एक एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसमें ऊपर की तरफ में वेरिएबल रीजन होंगे और नीचे की तरफ में कांस्टेंट रीजन होंगे। वेरिएबल रीजन ही एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट है, एंटीजन बाइंड करेगा ऑफ हेवी एज वेल एज लाइट कंबाइंड टू फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक लाइट है, ये वाला लाइट रीजन है और ये वाला हेवी रीजन है, हेवी चेन, और ये क्या है, लाइट, यहाँ लिखा हुआ है। इसके ये पोर्शन इसको बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन है। और ये वाला नीचे की तरफ इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ये क्रिस्टल एफसी रीजन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल हो सकता है लेकिन ऊपर वाला रीजन क्रिस्टल नहीं हो सकता। और ये एसोसिएट है डाइसल्फाइड लिंक से। तो देखिए कहाँ कहाँ कितने डाइसल्फाइड, इसी से क्वेश्चन आता है। डाइसल्फाइड यहाँ पर एक, यहाँ डाइसल्फाइड है इस जगह पर, और एक कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ। तो एक हेवी और वेरिएबल को अटैच किए हुए ऊपर की तरफ, यहाँ वेरिएबल रीजन में हेवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन पे, और एक कांस्टेंट रीजन में 2 बाइंड किए हुए। तो टोटल है 1 2 3 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब आ रहे हैं कि एंटीजन रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एंटीजन है वेरिएबल वी रीजन। वेरिएबल वी रीजन में डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग की करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसीलिए एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप के एंटीजन को प्रोड्यूस बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके ये जो ऊपर वाला रीजन है ये हाईली वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप के एंटीजन को ये बाइंड कर सकता है। सी रीजन में मेडअप ऑफ आइदर कप्पा और लैम्डा, कप्पा पार्ट और लैम्डा से बने होते हैं। इज द सेम फॉर ऑल एंटीबॉडीज ऑफ गिवन क्लास। सी रीजन के बेसिस पे ही इनको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द क्लास ऑफ द एंटीबॉडी, जैसे IgA, IgG, ठीक है, IgD, IgE, IgM, ये 5 क्लास किसके बेसिस पे, FC रीजन पर। सर कॉमन फंक्शन ऑफ ऑल एंटीबॉडीज डिक्टेट द केमिकल एंड, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ड ऑन द FC रीजन, ये मैंने बताया यही 5 रीजन है। अब इसके भी सब क्लास है, IG1, IG2, IG3, IG4, इसी तरह से A का A1 एंड A2, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जनरली डाइमराइज, ये बहुत बार पूछा है कि डाइमराइज कौन करता है, सिंगल कौन रह सकता है, पेंटामर में कौन रह सकते हैं। देखिए IgM पेंटामर में फॉर्म रह सकते हैं, यानी 5 आपस में ये एसोसिएट कर जाएंगे, 5 आपस में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस तरह का।
तो ये 5 आपस में एसोसिएट है IgM। डाइमर कौन रहता है? IgA, और बाकी सिंगल IgG, IgD एंड IgE। तो A और M ये डाइमराइजेशन या पेंटामेरिक में रहते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पर, इनको अटैच करने के लिए देख रहे हैं एक यहाँ पर म्यू चेन बना हुआ है। म्यू चेन M में है और अल्फा चेन कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, एक चीज़ क्या, एक दूसरे से ये कैसे अलग है? मैंने अभी जस्ट बताया कि सारे एंटीबॉडीज़ का जो क्लास डिसाइड होता है वो FC रीजन से डिसाइड होता है, वेरिएबल रीजन से नहीं। एक होता है वेरिएबल रीजन वे ऊपर की तरफ, और एक है FC रीजन। FC रीजन नीचे की तरफ है। तो ये जितने भी नीचे वाले ये रीजन FC रीजन है। तो यहाँ पे गामा चेन अगर हो गया, गामा टाइप, तो इसको बोलेंगे IgG। बहुत बार पूछा हुआ है। FC रीजन गामा टाइप का हो गया तो IgG। अगर अल्फा टाइप का हो गया तो IgA, और म्यू टाइप का हो गया तो M, डेल्टा टाइप हो गया तो D, और ईटा टाइप हो गया तो E। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप के FC रीजन होते हैं, और उसी के बेसिस पर क्लास ऑफ हिमोग्लोबिन डिसाइड किया हुआ है। अब आ रहे हैं फंक्शन पर। सबसे पहला है IgG, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन अप टू 80%। अब गामा जो हम लोगों ने बात किया था कि गामा ग्लोबुलिन जो कि ब्लड सीरम में रहता है, जो कि इसका मैक्सिमम पीक आता है, उसमें सारे एंटीबॉडीज होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा 80% IgG, ठीक है। अब आ रहे हैं इट एग्जिस्ट यहाँ पर इन पॉलीमराइज फॉर्म। ये पॉलीमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होता है? इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में। हाफ लाइफ कितना है? 25 डेज। रेज इन क्रोनिक इन्फेक्शन या डिजीज लाइक कालाजार, क्रोनिक मलेरिया एंड माइलोमा। नॉर्मल सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज 8 to 16 मिलीग्राम पर ml। तो ये इसका फंक्शन है। जब भी ये सेकेंडरी IgG का रोल कहाँ पर आता है? ये सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन में, प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी। यहाँ पर जब एक बार पैथोजन इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद सेकेंड टाइम वही पैथोजन इन्फेक्शन किया, तब IgG का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन। और सेकेंड टाइम इन्फेक्शन, उस टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। उसके बाद आ रहे हैं IgA। यहाँ पर इसका मॉलिकुलर वेट, सेकेंड मोस्ट कॉमन क्लास आफ्टर IgG, कितना? 10 to 13% ऑफ सीरम। ऊपर वाला कितना था? 80%। ये सिर्फ 10, उसके बाद सेकेंड 10 to 13% है। नॉर्मल इसका रेंज है 0.6 to 4.2 मिलीग्राम। ये 6 to 8 डेज रहता है। ये फाउंड कहाँ होते हैं, यही समझना है। एक तो IgG किस रोल में होता है और इसका कहाँ होते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाफ लाइफ नॉर्मल सीरम कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये फाउंड होते हैं कहाँ पर? कोलेस्ट्रम में, मिल्क, सलाइवा में एंड टीयर्स में। ये मिल्क है, कोलेस्ट्रम, सलाइवा एंड टीयर, ये यहाँ होते हैं। ये सीरम में और सिक्रेटरी दो फॉर्म में रहते हैं। अगर सीरम में रहा तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं, और अगर डाइमरिक और मोनोमेरिक दोनों में रहता है। अगर सीरम में सिक्रेटरी है, जब ये सीरम में है तब ये मोनोमेरिक में फॉर्म में रहेंगे, और जब ये सिक्रेटरी होंगे तो ये होगा दो मोनोमेरिक आपस में ज्वाइन करके डाइमर फॉर्म करेंगे। तो ये पूछता है डाइमर कब फॉर्म करेगा? डाइमर फॉर्म करेगा सिक्रेटरी में, और सीरम IgA में ये मोनोमेरिक में रहेगा। अब आ रहे सिक्रेटरी का रोल। ये लार्जर देन सीरम IgA होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्रेटरी में क्या है, ये डाइमराइज कर दिया। तो डाइमराइज करके तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू सीरम IgA। प्लाज्मा सेल सिचुएटेड नियर द मुकोसल और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पर होगा। ग्लाइसिन रिच पॉलीपेप्टाइड सेक्रेटरी कंपोनेंट एंड सेक्रेटरी प्रीसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे फंक्शन, ये यहाँ पर आते हैं। लोकल इम्यूनिटी अगेंस्ट रिस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल पैथोजन, इनहिबिट एडहेरेंस ऑफ म्यूकोसल सरफेस, ये सरफेस ऑफ म्यूकोसा, इस पर एक्टिवेट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को कौन एक्टिवेट करता है? IgA।
और पैथोजन प्रमोट फैगोसाइटोसिस और इंट्रासेलुलर, ये इसका काम है। और किल करता है अगर म्यूकोसल सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन या उसके ऊपर में एसोसिएट होता है किसी पैथोजेंस का, तो म्यूकोसल लेयर पर। नेक्स्ट आ रहे हैं आईजीएम। आईजीएम के बारे में सबसे ये समझना है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। इससे बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है तो आईजीएम प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास में पेंटामेरिक 5 यहाँ पर ये एंटीबॉडी आके बाइंड करते हैं आपस में, तो ये पेंटामेरिक है। तो इसका टोटल कितने एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट है? 5 दूनी 10, 1 में 2 है, 5 में 10 होगा, तो 10। ये बहुत स्ट्रांगली एंटीजन को या फॉरेन पैथोजेंस को पकड़ लेंगे, रोक देंगे। इसलिए प्राइमरी इन्फेक्शन को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो आईजीजी आ जाएगा, लेकिन प्राइमरी में आईजीएम आता है। आईजीजी मेमोरी सेल्स का भी फॉर्मेशन करता है और इसीलिए ये सेकेंडरी में इसका रोल है। आईजीजी मेमोरीज का फॉर्मेशन, मेमोरी। इसको याद रहेगा कि फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंड टाइम क्वेश्चन फिर से अगर वही आ गया तो अब आईजीएम नहीं बनेगा, आईजीजी बनेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 to 2 मिलीग्राम पर ml है। हाफ लाइफ 5 डेज है, हेवी मॉलिक्यूल है और ये पॉलीमराइज करते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड ज्वाइंट बाई चेप। ये 4 नहीं 5 होगा, 5 से 1 2 3 4 5 पॉलीपेप्टाइड से बाइंड करता है और ये जे चेन से एसोसिएट होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा कि आपस में एसोसिएशन कैसे होते हैं, तो ये एसोसिएशन होता है जे चेन से। ये इंट्रावेस्कुलर होता है, फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास, अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस इन फीटस। सबसे पहला फीटस में जो बनता है वो यही बनता है। ये प्लेसेंटा से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, यानी ये नॉन सेक्रेटरी है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आईजीएम इन द फीटस ऑफ न्यूबॉर्न, सिफिलिस, रूबेला, एचआईवी इन्फेक्शन एंड टॉक्सोप्लाज्मा। तो अगर आईजीएम फीटस में रहता है या न्यूबॉर्न में रहता है तो सिफिलिस, रूबेला, एचआईवी और टॉक्सोप्लाज्मा के इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये शॉर्ट लाइफ है, हैंस इट्स सीरम डेमोन्स्ट्रेशन इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन। ये बहुत शॉर्ट लाइफ होते हैं और अगर ये बॉडी में आते हैं तो इसका मतलब है सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। आईजीएम हाईली पोटेंट है कंपेयर टू आईजीजी, इसी को मैंने डिस्कस किया। ये 1000 टाइम्स इम्यूनोहेमोलाइसिस करेंगे, यानी इम्यूनोलॉजिकल सेल को लाइज करेंगे। ऑप्सोनाइजेशन यानी डायरेक्ट इंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इसको करेंगे। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को किल करेंगे और बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करा देंगे, यानी आपस में इस बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ में प्रेसिपिटेट या एक साथ एसोसिएट करा देंगे, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेस एक्टिव देन आईजीजी किस केस में? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक एंड वायरसेस। ये वायरस और टॉक्सिक को ज़्यादा न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। लार्जली कन्फाइंड इन इंट्रावास्कुलर स्पेस। तो आईजीएम डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? सेप्टिसीमिया। ठीक है, अब आ रहे हैं आईजीडी। आईजीडी ये जो है ये रिजेंबल करता है यहाँ पर आईजीई स्ट्रक्चरली। आईजीडी का और आईजीजी बहुत ही दोनों एक ही है। क्या बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि आईजीजी लेटर पार्ट में आईजीटी में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, आईजीजी की हाफ लाइफ 3 डेज है और आईजीजी का 25, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि आईजीडी उल्टा मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये होगा कि आईजीटी लेटर पार्ट में किस में कन्वर्ट कर जाता है? आईजीजी में, क्योंकि इसका हाफ लाइफ कितना है? 3 डेज और इसका हाफ लाइफ कितना है? 25 डेज। तो ये 3 डेज के बाद में किस में कन्वर्ट कर जाते हैं? आईजीजी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। Recognition receptor for antigen on B cell lymphocytes, that is IgM. It also causes the stimulation of B cells activation and cloning to produce antibodies suppression. ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही समझना।
IgG, इसके बारे में एक सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फ्लेमेशन, जब हनी बी या एंटीबायोटिक इसका इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन हो जाए, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाए या एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू होता है। इसी जाका, ये जापानी साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। मॉलिकुलर वेट 8 सेकेंड का ये, और इसका हाफ लाइफ कितना है 2 days। रिप्रेजेंट IgG स्ट्रक्चर, ये भी IgG स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। हीट लेवल है 56 डिग्री में 1 घंटे तक रखे तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, डज नॉट पास टू द प्लेसेंटल बैरियर एंड फिक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रावास्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एट्रोपिक एलर्जिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अस्थमा, हे फीवर, एक्जिमा, इंटेस्टाइनल पैरासिट इन्फेक्शन। IgG इज चिफली प्रोड्यूस्ड बाय द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। IgG की डेफिशिएंसी से अनड्यू ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो ये कब प्रोड्यूस होता है? एनाफाइलेटिक रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसमें मस्ट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मस्ट सेल्स और मस्ट बी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। डिफेंस इन हेलमिंथिस इन्फेक्शन, IgE का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं मस्ट सेल से, ये ग्रेन्यूल्स है, ये बाहर की तरफ निकलेंगे और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स या हिस्टामिन, PF और निकोट्राइन्स एंड अदर मेडिएटर्स, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। दैट इज रनिंग आइज, रेडनेस, ये सब कॉज करेंगे। तो ये समराइज आ रहे हैं। IgG कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी फ्लूइड में। ये करता क्या है? एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट बाई, ये एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट करता है IgG बॉडी फ्लूइड। ये कहाँ रहेगा? बॉडी फ्लूइड में। B सेल्स ब्लड सेल्स में रहेंगे, जैसे यहाँ पर एंटीबॉडीज, ये कहाँ पर रहेगा? ब्लड सेल्स में, जिसको हीमोरल बोलते हैं, हीमोरल एंटीबॉडी या IgG। IgA कहाँ रहेगा? बॉडी सरफेस पे। IgM अगेन ब्लड स्ट्रीम में। IgD recognize the molecule on the surface of B lymphocyte. IgE maintain the hypersensitivity। तो बस इसी के साथ में मैंने पूरा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।